नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विशेष की एक हम श्रृंखला चला रहे हैं जिसकी आज ये तीसरी कक्षा है। 2 क्लास इसकी पहले और हो चुकी हैं, इसी चैनल पर पढ़ी हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो लगभग पहली दूसरी वो प्लेलिस्ट ही है, उसमें आप जाके आराम से देखिए। उत्तर प्रदेश विशेष के चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा ले लीजिए और विशेषकर आरओ की परीक्षा ले लीजिए, 8 से 10 सवाल जो है उत्तर प्रदेश विशेष के आएंगे। आप मोटी मोटी किताबें पढ़िए, जो आपने पढ़ा है पढ़िए। जब भी पढ़ने का मन ना हुआ करे, आधे घंटा आके 1.5x जैसे भी आपको समझ में आता हो 2x उस पर एक क्लास देख लिया करिए। आपको लाभ ही करेगी, पेपर में चीजें रिकॉल कराने में बहुत मदद करेगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। आज हम पढ़ेंगे नदियां, झीलें, आर्द्रभूमियां, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और पर्यटन के कुछ 8-10 सवाल। ये चैप्टर इस किताब में कैटेगराइज हैं, उसी के हिसाब से मैं करा रहा हूं। ये अच्छा कलेक्शन है एक उत्तर प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ लोक सेवा आयोग के, चाहे सेवा चयन आयोग के, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, सभी के प्रश्न इसमें चैप्टर वाइज समाहित हैं। बाकी आप लोगों ने तो इतनी डिमांड कर दी मेरे से कि सर ये भी करा दीजिए, ये भी करा, जान लोगे क्या भाई, है ना। चलो कर लेते हैं, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले नदियां, झीलें और आर्द्रभूमियां जो हैं, यद्यपि हमने पिछली कक्षा में बहुत सारी आर्द्रभूमियां देख ली थी, बहुत सारे तालाब इत्यादि देख लिए थे, लेकिन फिर से एक बार चीजों को रिवाइज कर लेंगे, चीजों को देख लेंगे। आपसे पहला सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शहर नदियां सही सुमेलित नहीं है, है ना। इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित से मतलब है कि वो उसने कुछ ना कुछ उनकी विशेषताएं दे रखी होंगी। अच्छा, कौन किस नदी के किनारे स्थित है, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे है। 3 शहर मैंने आपको बताए थे, सुल्तानपुर, लखनऊ और जौनपुर। तीनों को याद रखना, तीनों किसके किनारे हैं, गोमती नदी किनारे। कंफ्यूजन यहां होता है कि सुल्तानपुर गंगा नदी के किनारे है, लेकिन याद रखना सुल्तानपुर, लखनऊ और जौनपुर ये गोमती नदी किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, तो राप्ती से याद रख लो रेहपटा, रेहपटा इसको बोलते हैं, झापड़ को आप यहाँ कुछ और बोलते होंगे। तो गोरखपुर वाला सिस्टम तो है ही खतरनाक, धाकड़ सा है, तो वही राप्ती रेहपटा वैसे याद रहता है गोरखपुर। तो यही सही है, ये सही। हमसे पूछा है क्या नहीं। जैसे ही ये क्लास सिर्फ सही गलत प्रश्न पे एक टिक लगाने की नहीं है, इस क्लास में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। एक बात कि आप चीजों को मेमोराइज कैसे करोगे, दूसरी बात परीक्षा में आपको प्रश्न कैसे हैंडल कर लेना है। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि मास्टर खड़े होकर बकवास करता है, लेकिन यही बकवास आपके पेपर में याद आती है, वो महत्वपूर्ण है ना। पेपर में अगर अप्रोच बताने से आपके 2-4 सवाल सही हो जाते हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो उसलिए देखा करिए। मथुरा, बेतवा, कानपुर, गंगा नदी, ये भी ठीक है। मथुरा सामान्य सी बात है, अगर आपको मथुरा से कृष्ण जी याद होंगे, कृष्ण जी से आपको यमुना नदी याद ही होगी, यमुना नदी याद ही होगी। यमुना नदी के किनारे है आपके कौन से, जो मथुरा है वो यमुना नदी के किनारे है। अब अगर बेतवा नदी की मैं बात करूं तो बेतवा नदी के जो है यमुना से मिलती है, यमुना की सहायक नदी है। और बेतवा नदी यमुना की जो सहायक है वो कहां के मिलती है, हमीरपुर में, हमीरपुर के पास मिलती है, हमीरपुर। तो बेतवा नदी के किनारे अगर कोई पूछे कौन सा शहर है तो ये हमीरपुर भी याद रख लेना। हमीरपुर याद कैसे रख लोगे, बेटवा से मैं या तो माता से कनेक्ट कराता हूं। बेतवा नदी मतलब बेटा, तो बेटा किसका है, हमीरपुर, मतलब हमारा ही है जी। किसका बालक है जी, हमारा है। अब वाली रील मत याद कर लेना, तू किसका बच्चा है, चलो खैर, तो वो बेटा किसका है, बेटा हमारा ही, हमीरपुर, ऐसे याद कर लेना। आगे चलते हैं, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। काशी, जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, नदी के किनारे बसा हुआ है। तो काशी आपको पता है बनारस का एक स्टेशन है, बनारस से पास में ही है, 2-4-5 किलोमीटर है, और गंगा नदी के किनारे है ना। जब बनारस आप याद करो तो बनारस के साथ साबाद में है, बनारस के साथ आपको 2-3 फैक्ट याद होने चाहिए। एक सवाल 2-3 विश्वविद्यालयों की क्रोनोलॉजी सेट करने को आता है, तो उसमें एक आता है, आप देखेंगे पीवाईक्यू पढ़ेंगे, इसमें भी मैं आपको कराऊंगा ही। 4 यूनिवर्सिटी है, वो सवाल 3-4 बार आया है। काशी विश्वविद्यालय, फिर काशी या बीएचयू, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बीएचयू। उसके बाद दूसरा उसमें है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। तीसरा उसमें है लखनऊ विश्वविद्यालय,
और चौथा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये एक सवाल कई बार आया है, कई बार पेपर में पूछा गया, जिन लोगों को पीवाईक्यू लगभग जुबान पे होते हैं उनको पता होगा। अब इनको क्रोनोलॉजी में या तो इनकी क्रोनोलॉजी लगाने को पूछेगा या इनकी मैचिंग लगाने को पूछता है, या पूछता है इनमें से पहले कौन सा स्थापित है। तो काशी आपका बीएचयू 1960 में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित किया गया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, 1965 में स्थापित किया गया है, 1965 में राज्य विश्वविद्यालय है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बीएचयू। लखनऊ यूनिवर्सिटी 1921 में स्थापित है, अभी 2021 में 100 साल पूरे किए थे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है 1887 का। तो इनमें से सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसको आप याद रखोगे, सवाल कई बार पूछा गया है। यहां बनारस आया, काशी आया, मुझे ध्यान में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। बाकी यमुना के किनारे अभी देख के आए थे कौन सा शहर बसा हुआ है, मथुरा बड़ा शहर है। कावेरी साउथ की नदी है, ब्रह्मपुत्र साउथ नॉर्थ की नदी है, ये आपकी उत्तर प्रदेश विशेष से इनका कोई तात्पर्य नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। तो सिर्फ एक सवाल नहीं पढ़ रहे हैं हम, सवालों के साथ साथ आसपास के जो भी फैक्ट मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं, याद होते हैं, मैं आपको बताता चलता हूं। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? तो बुंदेलखंड में कौन सी नदी होगी? बुंदेलखंड में सिंध नदी से कोई मतलब, कॉमन सेंस देखो, बेतवा, यमुना, नर्मदा। तो नर्मदा माता जी की मध्य प्रदेश में बड़ी महिमा है। जैसे अपने यहां उत्तर प्रदेश में गंगा मां को पूछते हैं, ऐसे वहां नर्मदा जी को पूछते हैं। तो नर्मदा जो है वो बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है। एक दूसरी इनमें से, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष का सवाल है, बेतवा भी नदी वही है। बेतवा जो नदी है वो भी बुंदेलखंड की ही प्रमुख नदी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का सवाल है इसलिए हम बेतवा लगाएंगे, ज्यादा सही है। नर्मदा यद्यपि वहां हो रही है, लेकिन हमें यहां इस सवाल में ध्यान रखेंगे कि नर्मदा यद्यपि एमपी की नदी, लेकिन हम बेतवा आंसर लगाएंगे क्योंकि बेतवा भी वही है। और बेतवा किसकी सहायक नदी है? बेतवा सहायक नदी है यमुना की। कहां मिल रही है? यमुना से हमीरपुर के पास, ठीक है, बेतवा। फिर इसके बाद देखते हैं बुंदेलखंड। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था उत्तर प्रदेश के कितने जिले, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 7 जिले टोटल बुंदेलखंड में लगते हैं। कौन कौन से? सर 2 मंडल आपने बताए थे, एक बताया था झांसी और एक बताया था चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल 3 जिले इसके थे, झांसी, जालौन और ललितपुर। 4 इसके थे, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। सवाल भी कई बार पूछा जाता है कौन सा जिला बुंदेलखंड का नहीं, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? गंगा उत्तर प्रदेश में बहती है, जिसके किनारे बहुत सारे नगर स्थित हैं, है ना, कानपुर से लेके, बनारस से लेके, इलाहाबाद से लेके सब। यमुना उत्तर प्रदेश में बहती है, रामगंगा उत्तर प्रदेश में बहती है। झेलम का उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। झेलम पंचनद का भाग है। कौन पंचनद? जो किसकी सहायक नदियां हैं? जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। चलो यहीं ज्योग्राफी के कुछ मैं फैक्ट आपको बता देता हूं। ये सिंधु है, सिंधु में किस तरीके से मिलती हैं, इनका क्रोनोलॉजी ऊपर से क्या है, 3 3 2 2.5 4, ये इनका क्रोनोलॉजी है। मतलब सबसे पहले झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, 2 अक्षर का नाम, फिर ब्यास है, फिर सतलुज है। कौन किस में मिलती है? तो मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था, रावी को झेल पाएगी क्या चिनाब, ये मैंने आपको बताया था। मतलब रावी को क्या झेल पाएगी चिनाब? तो चिनाब में कौन कौन सी आ गई? रावी आके चिनाब में मिल रही है और झेलम आके चिनाब में मिल रही है, और चिनाब जाके मिल जाती है सतलज में, और सतलज इसलिए भारी सा बड़ा सा नाम हो जाता है, और सतलज मिल जाती है सिंधु में। तो याद रखोगे कराची के पास मोहाना है, जो जाके किसमें, अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो फिलहाल प्रश्न कौन सी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? झेलम। ठीक, कवर कराता चल रहा हूं सारी चीजें आसपास की भी। आगे चलते हैं, सिर्फ एक प्रश्न नहीं है। फुलहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहां से बनेंगे 3 सवाल। सबसे पहला, फुलहर झील किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। बात ही खत्म हो गई, आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। किस जिले में है? तो पीलीभीत। किस जिले में है? पीलीभीत। और पीलीभीत किस जिले में है पीलीभीत? और किस नदी का उद्गम है? गोमती नदी का। गोमती नदी का उद्गम। एक सवाल पूछा जाता है, इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से ही उद्गमित होती है? तो वो गोमती नदी। और पीलीभीत किसके साथ सीमा रेखा साझा करता है? नेपाल के साथ। सर आपने बताया था नेपाल से 7 जिले सीमा रेखा साझा करते हैं। क्या सर एक बार रिवाइज करा देंगे? आप बीबी लाओगे शांति से, नेपाल से, SS शांति से, और PLM। तो ये कुल जिले थे जिनमें कौन कौन से थे? बहराइच,
बहराइच और ये श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और महाराजागंज, ये जिले जो थे ये किससे थे? नेपाल से टच हो रहे थे। खैर आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जो भी कनेक्टिंग फैक्ट्स मुझे याद आएंगे, अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर, प्रश्नों के साथ केवल टिक टिक लगवाना तो बहुत आसान है, मैं 10 मिनट में 50 सवाल करा सकता हूं, आपको कोई दिक्कत थोड़ी है। टिक 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 उससे कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए चीज। आगे चलते हैं, आसपास के फैक्ट्स भी कवर होते चाहिए। सुरहा ताल, तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, ये हालांकि उसी में दे देना चाहिए था क्वेश्चन, लेकिन किताब है हम इसी के हिसाब से चल रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, प्रकार पूछा है, कैसी प्रकार है? तो सुरहा ताल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, दो हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो है सूर सरोवर, ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक है सुरहा ताल, एक है सुरहा ताल। इस सुरहा ताल को जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी बोलते हैं, सुरहा ताल को। सूर सरोवर जो आपका है वो कहां है? वो है आगरा में। और ये सुरहा ताल कहां है? ये आपका है बलिया में। ये कहां है? बलिया में। दोनों का याद रखना। सूर सरोवर मैंने बताया था, ताजमहल का ऐड आता था पहले, और ताजमहल के ऐड में बढ़िया सुर लगाते थे वो बैठ के टन टनाटन, और वो ताजमहल के आगे बैठे, मतलब सूर के आगे बैठे, तो सुर किसके बढ़िया लग रहे हैं? वो चाचा जो ताजमहल के आगे बैठा है, तो आगरा ऐसे याद रख लेना। और सुर और ताल सब बलवान है, तो मतलब बलिया, ऐसे ध्यान रख लेना, तो सुरहा ताल यहां हो जाएगा। फैक्ट्स याद होंगे, पेपर में सवाल आएगा, दिमाग में घूमेगा मास्टर, गारंटी है। और खाली समय में आया करो मेरी क्लास देखने, जब बिल्कुल पढ़ने का मन ना कर रहा हो करे, ठीक। और कमेंट के माध्यम से बता जरूर दिया करो, साझा कर दिया करो दोस्तों के साथ कि देखो आनंद आनंद में कैसे पढ़ा जाता है। चलो, कैसी झील है? झीलों के टाइप होते हैं, क्या क्या बला है मास्टर, जरा ये भी बता दो 2 मिनट में। जब प्रभु इतना कर रहे हो, मालिक इतना खर्चा हो ही रहा है, तो 2 मिनट और सही। कृत्रिम झील क्या होती है? तुम अपने घर में कोई बड़ा सा स्विमिंग पूल बना लो, उसमें कूदो जी, वो झील है, बड़ा, खूब बड़ा, तो कृत्रिम झील बन गई। चाप झील क्या होती है? नदी ऐसे ऐसे करके बह रही थी, नदी ऐसे ऐसे करके बह रही थी, बाढ़ आ गई तगड़ी, और नदी जो है ऐसे ना करके बह के ये इतना घूम गया, ये वाला पार्ट इतना घूम गया, और बाद में आके इससे सीधे मिल गई। तो और सीधे मिल गई तो क्या होगा? ये वाला जो हिस्सा बनेगा ये झील बन जाएगा। इसी को गोखुर झील या चाप झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोखुर झील या चाप झील। तो सुरहा ताल इसी प्रकार का एक उदाहरण है। प्लेट टेक्टोनिक, मान लो कोई प्लेट है, इधर उधर टकरा जाए, बीच में गड्ढा हो जाए, झील बन जाए। और ज्वालामुखी उद्गार के रूप में जो झील बनती है, ज्वालामुखी झील। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 20, सुरहा ताल कैसी है? एक चाप झील है। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? सारनाथ। तो देखो, सारनाथ है, अब कॉमन सेंस लगाएंगे, बनारस के पास है, तो बनारस से 10 किलोमीटर, ये मतलब गंगा तो वहां बह ही रही होगी, तो एक तो गंगा होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। गंगा सोन बचा, गंगा बरुणा बचा, काली और ये बचा, ये भी खत्म हो गए। अब 2 बचे। कॉमन सेंस कैसे अप्लाई करते मुझे नहीं पता, कॉमन सेंस कैसे अप्लाई करूंगा? सोन नदी, मास्टर ने मुझे बताया था कि सोन नदी यद्यपि नीचे की तरफ से आके मिल रही है, लेकिन वो सोना है। वो कह रही थी मैं यमुना से नहीं मिलूंगी, गंडक, ये जो बेतवा और सिंध, ये सब उससे मिल रही हैं, लेकिन इसने कहा कि मैं नहीं मिलूंगी, मैं किससे मिलूंगी? गंगा से। और गंगा को क्या करूंगी? पटा लूंगी, अपने जैसा बना लूंगी, सोना बना लूंगी। तो पटना में मिल रही थी जाके सोन नदी, किससे? गंगा से। मैंने आपको फैक्ट्स याद कराए हैं सब, ज्योग्राफी की क्लास जिन्होंने पूरी देखी होगी, रिवाइज कर रहे होंगे, फैक्ट दिमाग में चलेंगे ये सब, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, बचा। हालांकि मुझे बरुणा नहीं पता, एक छोटी सी नदी है, लेकिन फिर भी मैं सही उत्तर तक पहुंच गया। ऑप्शन नंबर 20 सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ऐसे इन प्रश्नों को हैंडल करना चाहिए। जो प्रश्न आपको ना आते हो, उनमें थोड़ा बहुत भी जो भी ज्ञान हो, उसको भी हमें अप्लाई करते रहना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? देखो भैया, रामगंगा कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। अब मैंने अभी आपको चीख चीख के 10 बार बता दिया क्या, कि बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी जो है वो किससे मिल रही है? वो जी गंगा की सहायक नदी है, वो क्या, माफ कीजिए, यमुना की सहायक नदी ही है। लेकिन वो जो है कहां मिल रही थी? हमीरपुर में। मैंने आपको बताया था, बेटा है हमीरपुर में मिलेगा, ठीक। चलो, पता नहीं किसका फोन, खैर चलो, खैर ठीक है। तो बेटा है यमुना में मिलेगा, और हमीर हमारा ही बेटा है जी। किसका बेटा है? हमारा ही बेटा है। तो ये प्रयागराज के पास नहीं, हमीरपुर याद रखना। और बेतवा पूछा भी जाता है, बेतवा के किनारे कौन सा जो है वो है हमीरपुर। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल एक इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेखा झील, पहले
पहले कई बार, पिछली बार भी मैं जब आपको झीलें याद करा रहा तो बताया था, शेख साहब है कहाँ के, अलीगढ़ के। अलीगढ़ भी मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है, तो शेख साहब है, तो अलीगढ़ की शेखा झील है, रिसेंट घोषित हुई झील थी ये, तो उस समय करंट अफेयर्स का प्रश्न रहा होगा। तो आप याद रखना शेखा झील कहाँ है, अलीगढ़ में है। ठीक, आगे चलते हैं। अलीगढ़ का कोई तुम्हारा रिश्तेदार हो, जान पहचान का हो, तो अलीगढ़ के आदमी सेखी भी बहुत बांध जी, हमारे यहाँ कचौड़ी बहुत बढ़िया बनती है। अरे भाई साहब आपने खाई नहीं होंगी, अरे कैसी बात कर रहे हो, है ना, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बने हैं। तो वो शेखा ऐसे भी याद कर लेना, और शेख साहब भी है, कैसे भी याद कर सकते हो। सुर सरोवर, तो सुर सरोवर जैसे ही आया आपके दिमाग में क्या स्टेट आ रहा, क्या डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, क्या सर सुरहा ताल होगा तो बलिया में होगा, सुर सरोवर होगा तो आगरा में होगा। बात खत्म। अब मैं पढ़ लेता हूं, क्या सत्य है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है क्या? नहीं। लखीमपुर खीरी से रिलेटेड 2 फैक्ट बताना सर जरा। एक फैक्ट, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। दूसरा फैक्ट, लखीमपुर खीरी बंगाल से नेपाल से लगा हुआ है। तीसरा फैक्ट, लखीमपुर खीरी में सबसे बड़ा नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक, 3 फैक्ट बता दिए, तुमने 2 कहा था। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो सुर सरोवर अभी पीछे तुम देख के आए हो, पीछे एक सवाल हमने देखा था ना, कहां गया, सुरहा ताल देखा था, वो चाप झील है। तो सुर सरोवर जो आपका है वो क्या है, सुर सरोवर जो आपका है वो एक मानव निर्मित जलाशय है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, सुर सरोवर मानव निर्मित जलाशय है, लेकिन सुरहा ताल जो है वो चाप झील है। सुरहा ताल जो बलिया वाली है वो चाप झील है, कोसी की शायद हेल्प से बनी हुई है। और सुर सरोवर जो आपका है वो क्या है, मानव निर्मित जलाशय है। तो ऑप्शन नंबर बी बढ़िया सवाल है, ये फैक्ट बिल्कुल ध्यान रखना। सुर सरोवर जो है, अब एड वेड के लिए कृत्रिम सरोवर ही तो बनाते हैं, तो ताजमहल वाला एड बनाना था, मास्टर ने बताया था, तो कृत्रिम बना लिया होगा। ऐसा है नहीं, ताजमहल के एड के लिए नहीं बनाया, लेकिन ध्यान रखने के लिए आपको बात याद रह जाएगी। आगे चलते हैं। ताजमहल कौन सा, ताजमहल चाय का एड आता था, देखना भैया, थोड़ा बहुत टीवी भी देख लिया करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं टीवी देखो। खैर, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में से किस जनपद में प्रवेश करती है, बिजनौर। कैसे याद रखोगे, गंगा नदी ऊपर से फिसलते हुए जब आती है तो मैदानी भाग में माना जाता है, हरिद्वार से वो मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। और हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, तो बिजनौर। तो अगर आपको मैप का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो बिजनौर उत्तराखंड से बिल्कुल चिपका हुआ है। तो इस प्रकार याद रखना कि जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश ले रही है, बिजनौर से प्रवेश ले रही है। ये फैक्ट है, ये सामान्यतः याद होता है आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, सर अभी बता दूंगा। कैसी बात कर रहे हो आप, देखो सुर सरोवर कहां है, सर आगरा में है। कैसी बातें कर रहे हो सर, याद है पिछली क्लास में आपने रटवाए थे। समसपुर कहां है, रायबरेली में है सर, पिछली क्लास का याद है, पिछली क्लास में रटवाया है सब। सरसई नवाड़ झील, तो सब सही सब बढ़िया, कहां, इटावा। सब सही है जी, सारा कुछ बढ़िया है, कहां, इटावा। क्यों, 2012 से पहले सब बढ़िया था, सब सही, सर सही, इटावा। सुरसिर मानसर झील जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये JNK में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में, एक बार चेक कर लेना। ये तीनों यूपी की हैं। तो अगर आपको याद है बताओ, सुर सरोवर क्या मैंने याद नहीं कराया क्या, समसपुर मैंने याद नहीं कराया क्या, क्या सरसई नवार याद नहीं कराया, ये सब याद कराएं अपने आप, एक ऑड वन आउट छाट लोगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, हालांकि ये सवाल गलत है, ये सारी नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती हैं। सोन नदी भी, हिंडन नदी भी, गंडक नदी भी, शारदा। देखो गंडक और शारदा तो पूरी पूरी हैं, हिंडन को इन्होंने मान लिया, सोन नहीं, गंडक एक, हाँ ये इन्होंने ऑप्शन में दे दिया था गंडक नदी, क्योंकि गंडक नदी बिहार में जाके मिलती है, बिहार में जाके मिलती है, लेकिन वो थोड़े से एरिया में बलिया में भी घुस जाती है। उत्तर प्रदेश का जब आप मैप देखोगे तो बलिया ऐसे करके नोक बनाता हुआ घुसा हुआ है बिहार में। तो जो हिंडन गंडक नदी है वो बलिया में से होते हुए जाती है, तो इसलिए इन्होंने गंडक आंसर दिया था। लेकिन इनमें से सारी नदियां ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश को टच करती हैं, सारी नदियां ऐसी हैं इनमें से जो उत्तर प्रदेश को टच करती हैं। सोन नदी तो है, ये सोन नदी भी नीचे मिर्जापुर और सोनभद्र से होती हुई जो है पटना में जाके मिलती है उससे। और हिंडन नदी तो है ही आपकी यमुना की सहायक नदी है, ये गाजियाबाद वगैरह में पड़ती है। और शारदा नदी भी। तो इसका आंसर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, अब अगर सवाल सेम दोबारा आ जाए, यद्यपि गलत है लेकिन फिर भी मोस्ट, क्योंकि यूपीपीसीएस 23 में 24 वाले एग्जाम में क्या हुआ है किसी को कुछ नहीं पता।
मतलब 83, 84 वाले भी लोग बाहर हैं और 78, 77 वाले लोग भी अंदर हैं, ऐसा हुआ है। लेकिन किस कारण से हुआ है? तो इसलिए मान लो तुमने इस पे ऑब्जेक्शन दिया, आयोग ने ना माना, तो ऐसे में मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देखना चाहिए क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। झीलें और स्थान, सौज झील, सेखा झील, बखीरा झील। अच्छा, कौन सुमेलित नहीं है अभी बता देंगे। मुझे सेखा पता है, अलीगढ़ वाले बहुत सेखी दिखाते हैं। भाई कोई अलीगढ़ से हो तो बुरा मत मानना, है ना, और हो तो लिख जाना जी सर हमारे यहाँ की कचौड़ी बढ़िया है तो है। चलो खैर, शेखा झील अलीगढ़ में है, अभी हमने देखी थी। कबीरदास जी सबकी बखिया उधेड़ देते थे, तो बखीरा झील कहाँ है? बखीरा झील संत कबीर नगर में है। सरसई झील तो मैंने क्या बताया, सब सही है जी। कहाँ पे? इटावा में सब सही है जी, तो इटावा में होगी, ये गलत है। और सौज झील मैनपुरी में है, इसको याद रख लेना। सौज झील जो है वो मैनपुरी में है। ठीक, चलो तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 14 का डी। ठीक, आगे चलते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? नगर देख लो, कौन सुमेलित नहीं है? गंगा बनारस नदी के किनारे, बनारसी गंगा नदी किनारे है, आपको तो ये तो कॉमन है। गोमती नदी के किनारे, 3 मास्टर याद करा रहा है, तीनों याद रखना। लखनऊ वाले जो हैं उनको तो पता ही है। जौनपुर, जो जौनपुर के होंगे उनको भी पता होगा। तीसरा सुल्तानपुर। 3 नगर, तीनों किसके किनारे? गोमती नदी के किनारे। और गोमती कहां से निकल रही है? फुलहर झील से निकल रही है, और फुलहर झील कहां है? पीलीभीत जिला में है। ठीक, चलो तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ये सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर बी भी। कोसी, गोरखपुर, गोरखपुर राप्ती, राप्ता कुछ भी याद कर लेना, राप्ती नदी के किनारे है, तो यही क्या हो जाएगा? यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी अयोध्या तो सरयू नदी के किनारे है ही है, आपको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देवदरी तथा राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पे हैं? किस स्थान पे हैं देवदरी और राजदरी? तो इनमें क्या आ रहा है पीछे? दरी। ऐसे ही दरी मतलब दल देना मतलब मसल देना। जैसे पहले कुछ दाल वाल दलते थे ना तो उसको दलना बोलते थे, दरना बोलते थे। तो देखो इनमें कहां है दलना? चंदौली में है दलना। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। याद रख सको रख लेना, दलना दरने से याद रख लेना कि जलप्रपात देवदरी और राजदरी जलप्रपात कहां है? चंदौली में पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से और कासगंज से एक बात याद रखना, अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाली गांव जो है कासगंज में है, पहले एटा कासगंज में है। ठीक है, इसको भी याद रखना। मिर्जापुर सोनभद्र 4 जिलों को, 4 प्रदेशों को सीमा रेखा साझा करता है ना, 4 प्रदेशों को सीमा रेखा साझा करता है। टोटल उत्तर प्रदेश कितने प्रदेशों से सीमा रेखा साझा करता है? अगर आप पढ़ाने के बाद याद कर पा रहे हैं आप सही चल रहे हैं। ठीक है, 8 + 1 राज्य। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? देखो भाई किसका? महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक। इनमें से सोन का होना चाहिए। हाँ, इनमें से सोन का सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो ये थोड़े शैतान सवाल हैं, है ना। अब आप इनमें देख सकते हो, महानंदा छोटी नदी है, गंगा की सहायक उतनी बड़ी नहीं है। रामगंगा, गंडक में आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन सोन नदी काफी बड़ी है, पूरा जो है कवर अप करती है, काफी बड़ी नदी है सोन, तो इसलिए सोन को याद रखोगे। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा नदी के किनारे है। नहीं जैसे यहां है वैसी गोला कर लो ताकि गलत ना होने पाए सवाल। ठीक, गोरखपुर राप्ता राप्ती नदी के किनारे है। जौनपुर सई नदी के किनारे नहीं है, गलत हो जाएगा। 3 मास्टर बार बार नगर बता रहा है, गोमती नदी के किनारे, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। ठीक है, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है? जौनपुर किसके किनारे है? सई नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो सबसे ज्यादा बाढ़ कहां आती है? पूर्वांचल में, पूर्वी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र वैसे भी पिछड़ा क्षेत्र जैसा माना जाता है, लेकिन अब चीजें बहुत ज्यादा बदल रही हैं। एक्सप्रेसवे वगैरह पहुंचने से और ये सब चीजें होने से कनेक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ती है किसी भी स्थान की, वहां का विकास, अवसंरचना जैसे जैसे विकसित होगी वहां विकास होना शुरू होता है। तो पूर्वी क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सर्वाधिक अभी भी है। खैर मिलाओ भैया नदी और ये। अब देखो जौनपुर जैसी तुम्हें दिखा, तुम्हें पता है जौनपुर किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। तुम्हें जैसे मथुरा दिखा, क्या तुम्हें पता नहीं है मथुरा यमुना नदी के किनारे है? सी का पहला कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। और बी का दूसरा कहाँ है? बी का दूसरा यहाँ है, और अच्छा इन दोनों में है बी का दूसरा। ठीक, अब आ जाओ अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू। क्या इसमें किसी से पूछने की जरूरत है क्या? डी का तीसरा ऑप्शन नंबर बी। एक चित्रकूट किस नदी के किनारे बचा? मंदाकिनी नदी के। तो यहां से
तुम्हें क्या याद करना हो गया, चित्रकूट, मंदाकिनी। तो जो मंद बालक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कुटते ही हैं। जो मंद हैं, मंदाकिनी, मंद दीदी, चित्रकूट, चित्रा ने कूट दिया। खैर चलो, भैया भैया भी हो सकता है, मंद दीदी नहीं होगी, बुरा मान जाएंगी दीदियां। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो इसमें से तो ये तो सारे ही नामसर स्थल हैं भाई, क्या कर रहे हो बॉस। पार्वती अरगा कहां पड़ता है, गोंडा। सूर सरोवर आगरा, सुरहाताल बलिया, ऊपरी गंगा नदी नरोरा, या बुलंदशहर, जनपद बुलंदशहर पड़ता है ना। तो ये क्या है, ये तो चारों ही है। खैर गलत सवाल है ये। हाँ तो ये देख लो तुम, उत्तर रामसर साइट उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं, 10 हैं, टोटल 10 हैं। 10 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में हैं। हैदरपुर वेटलैंड है ना, हैदरपुर वेटलैंड है। ऊपरी गंगा ये वहां पड़ता है बुलंदशहर में। सांडी, तो सांडी हरदोई में पड़ता है। और समान, तो सब समान याद करो, कहाँ बताया था, याद करो, बताओ कमेंट में। नवाबगंज, उन्नाव, बखीरा है ना, संत रविदास कबीर नगर, पार्वती अरगा, समसपुर और सरसई नंबार, तो सब सही है। इटावा में सब सही है, ये सब जो है। और सुर सरोवर, तो ये 10 टोटल जो हैं यूपी के वो हैं, क्या कहते हैं, वेटलैंड साइट, आर्द्र भूमियां। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन किस पे है। 15-20 सवाल लगभग इसके हैं, तो इनको भी हम देख लेंगे, कर लेंगे ठीक से, है ना, ताकि आपको जो है चीजें सही से अच्छे से हो जाएं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है? अब देखो, बेतवा नदी कहां, बेतवा नदी कहां, तो बेतवा नदी हमीरपुर। किसकी सहायक नदी, यमुना की सर। ठीक है, चलो बेतवा नदी पर, तो बेतवा से बेटा याद करते हो, बेता से माता, माता टीला बांध जो है आपका वो बेतवा नदी पे। न जाने कितनी बार ये सवाल पूछा गया है, माता टीला बांध और बेतवा नदी, इसको याद कर लेना भाई। वैसे सरल ही है, माता बेटा है ना, ऐसे याद हमने कर रखा है। निचली गंगा नहर कहां से गंगा से निकलती है? तो निचली गंगा नहर नरोरा से निकलती है। नरोरा जो कि बुलंदशहर में पड़ता है, बुलंदशहर। ठीक है, बुलंदशहर में पड़ता है, यहां से निकलती है ना, यहां से निकलती है निचली गंगा नहर। ऑप्शन नंबर डी, 23 में का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो, और ये जो निचली गंगा नहर है ये 1872 में बननी शुरू हुई थी, 1878 में कंप्लीट हुई है बननी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 9000 किलोमीटर या 8800 किलोमीटर लंबी ये नहर हैगी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित है? तो देखो कौन सी है, छिबराव, रिहंद, टिहरी, खोदरी। अब देखो, तुम्हें ना पता छिबराव, तुम्हें ना पता खोदरी, तुम्हें ना रिहंद तो पता होगा, लेकिन टिहरी के बारे में तो जानते ही हो ना। क्या जानते हो सर? हम तो कुछ नहीं जानते। टिहरी उत्तराखंड की एक बड़ी जल विद्युत परियोजना है जिसको रूस की मदद से बनाया गया था, है ना, और सबसे ऊंचा बांध है ये भारत के अंदर। टिहरी बांध उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध है भारत के अंदर। अब याद क्या क्या रखने वाला है इसमें, एक तो ऊंचा हो गया, ठीक, भागीरथी नदी पर है, ठीक, सबसे ऊंचा हो गया। तीसरा, रूस के सहयोग से बनाया गया था, तो याद कैसे रखोगे, ऊंचा है ना। और रूस भी कहां है सर? नक्शे में ऊपर की तरफ है। वाह सर, क्या मजा आ गया। तो रूस भी कहां है? रूस ऊपर की तरफ है। टिहरी भी ऊंचा है, तो ऊंचा ऊपर, ऐसे याद रख लेना, रशिया के सहयोग से हमने ये बनवाया था। भारत में पीने के पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए 6 राज्यों द्वारा कौन सा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है? तो ये रानूकाजी नहीं है, रेणुकाजी इसका मतलब रेणुकाजी लिखा जाता है, इन्होंने रानूकाजी लिख दिया है, रानू मंडल को याद आ गई होंगी इन्हें। ठीक है, बनसागर डैम, हथनी कुंड, केन बेतवा, ये भी काफी चर्चा में है आजकल, करंट में पूछा जा सकता है। किस 2 राज्यों के मध्य प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था इसका? शुरू हुआ है प्रोजेक्ट केन बेतवा। और पानी किससे किस में डाला जाएगा? केन से पानी डालोगे, काय में? बेतवा में। कैन से पानी डालोगे, बेटा से पानी थोड़ी पड़वाओगे, कैन से पानी पड़वाओगे। तो कैन से बेतवा में पानी शिफ्ट किया जाएगा पूरा बुंदेलखंड रीजन वाले एरिया में, इससे लाभ मिलेगा, ये चर्चा में रही आजकल। खैर, लेकिन इनमें से कौन सा जो 6 राज्य, रानूकाजी, और ये हिमाचल प्रदेश में, रेणुकाजी हिमाचल प्रदेश में बन रही है ये जो है परियोजना। और 6 राज्य जो आसपास के, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इन सबको इससे पानी मिलेगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध कहां है? तो धा से धनरौल, घा से घग्गर, दा घा एक से है, घग्गर नदी पर है, ये याद कर लेना आप, ऐसे ही मैंने याद कर रखा है, घग्गर। ठीक, चलो, अर्जुन बांध, तो अर्जुन मैंने आपको बताया था, एक ही याद करने को तो कल बोला था, बाकी सबकी ट्रिक बता दी थी, यही आपको याद करने बोला था। कहां?
अर्जुन बांध कहाँ, चरखारी महोबा, तो महोबा तो याद हो जाएगा, लेकिन चरखारी अर्जुन के पास चक्कर था। अर्जुन श्री कृष्ण जी की हेल्प से वो चक्कर घूमता हुआ उसी चक्कर ने सब कुछ चक्कर चलाया, तो चरखारी याद कर लेना, महोबा जिला। ठीक, चलो। मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई गई? जी मथुरा और आगरा को जल की क्या जरूरत है भाई साहब? पीने के पानी की जरूरत है उन्हें। क्यों? खारा पानी आता है उनके यहाँ। मथुरा और आगरा में खारा पानी आता है, तो पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई? अब देखो, खुद सोचो कौन सी होगी। मथुरा और आगरा की बात हो रही है, मथुरा की बात हो रही है, तो कौन सी होगी? मुझे ना पता जी कौन सी है सर, आप बताओ। मथुरा के पास गोकुल बैराज, नाम से ही क्लियर है, गोकुल बैराज परियोजना होगी, इसमें सोचने वाली कहां कुछ बात रह गई। बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी दो नदियों को जोड़ा जाएगा? केन बेतवा। सेम सवाल पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, क्योंकि इसका अभी परियोजना शुरू हो गई है। और पानी केन से पानी डाला जाए, केन समझते हो ना, अरे पिपिया देहाती भाषा में बोलते हैं, वो केन से बेतवा में पानी डाला जाएगा, याद रख लेना। बुंदेलखंड के लिए है, बुंदेलखंड में फिर बता रहा हूं, यूपी के 7 जिले, 2 मंडल, झांसी और चित्रकूट। चित्रकूट के 4 जिले, झांसी के 3 जिले, झांसी, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, और ये 4 जिले वहां हैं। ठीक, चलो। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहां स्थित है? तो गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहां स्थित है? ये आपकी है मिर्जापुर, पिपरी। गोविंद बल्लभ सागर मिर्जापुर में पड़ती है, पिपरी, पिपरी जगह में। ठीक, पिपरी जगह के आसपास पड़ती है गोविंद बल्लभ सागर। निम्न में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अभी बता देंगे। अहरोरा, अडवा दोनों मिर्जापुर, सोनभद्र में पड़ते हैं। बदुआ भाई उल्टे, ये बदुआ हमारे यहाँ नहीं लगती किसी को। बदुआ कहाँ है? बदुआ आपका जो है बिहार में है। बदुआ कहाँ है? बिहार में है। तो हम किसी को बदुआ नहीं देते। तो बदुआ बांध कोई पूछे कहाँ है, तो बदुआ बांध कहाँ है? बदुआ बांध बिहार में है। ठीक, बदुआ बांध बिहार में है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय निम्न परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे बड़ी हमसे पूछ रहा है कौन सी है? रिहंद, चंद्रप्रभा। अब देखो, रिहंद, चंद्रप्रभा कहाँ है? चंद्रप्रभा चंदौली में है। माता टीला बेतवा नदी पे है, और बेतवा नहर परियोजना। तो इनमें से जो रिहंद परियोजना है, रिहंद नदी पे है, यही सबसे बड़ी परियोजना है। यही सबसे बड़ी परियोजना है कि उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय का जब मतलब आए, तो बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि वो जल विद्युत भी बनाएगी, जल का भी जो है सिंचाई विचाई भी करेगी। तो इस प्रकार की जो परियोजना होती है उनको बहुउद्देशीय बोलते हैं, जिनका एक से ज्यादा, जिनमें एक से ज्यादा काम जिनकी हेल्प से हम लें। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, रट लेना, याद कर लेना, तोड़ लेना, फोड़ लेना। कितनी बार ये सवाल पूछा गया है? नलकूप जो है लगभग 73-74% सिंचाई उत्तर प्रदेश में नलकूपों से, मोटा मोटा 75% याद रखना, की जाती है नलकूपों से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिंचाई के साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? वही सवाल घुमा फिरा कर दोबारा पूछ लिया। नलकूप सबसे ज्यादा किससे है? नलकूप से है। और नलकूप के बाद 75% नलकूप से है और 15% लगभग नहरों से है। तो मोटा मोटा आइडिया याद रखना, नलकूप के बाद नहर है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो जो अपर गंगा नहर है, लोअर गंगा नहर है, शारदा नहर है, रामगंगा नहर। तो इनमें से जो शारदा नहर है काफी बड़ी नहर है शारदा नहर, और शारदा नहर माना जाता है सर्वाधिक क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर काफी बड़ी नहर है और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई करती है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, फिर वही सवाल पूछ के आ गया दोबारा से, तो शारदा नहर। तो आप इसको याद रखोगे, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। ठीक है, शारदा नहर है, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में भी यही सिंचाई करती है। शारदा नहर ही सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में भी सिंचाई करती है। तो ये दोनों फैक्ट जो हैं उनको आप याद रखोगे शारदा नहर के बारे में। ठीक है, शारदा नहर के बारे में। चलो, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य है? अरे भाई उत्तर प्रदेश। नलकूप से जब क्षेत्रफल हमारा ज्यादा, सोचो इतना बड़ा क्षेत्रफल, उसका भी 3/4 नलकूप से जो है खेत सिंचित हो रही है, तो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में ही नलकूपों से सिंचित होता है। ये तो है ही छोटे छोटे, हमारे सामने क्या है तू हमारे सामने। पहले हम कहते थे, अब वाला तो आपने रील देखी ली होगी, पहले हम कहते थे तू क्या है, अब हम मुझसे पूछते हैं तू क्या है। आगे चलो।
अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश में लाभान्वित जिला है। भाई मेरे कितनी बार पूछ लिया, अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला है कहां? महोबा या चरखारी, और महोबा के पास ही कौन सा पड़ेगा? हमीरपुर पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको मैप की नॉलेज होगी तो हमें महोबा के पास ही हमीरपुर पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? अभी तो देख के आए थे, गोकुल बैराज पेयजल योजना है। कहां को पानी दे रही है? आगरा एंड मथुरा। आगरा और मथुरा को इससे पानी मिल रहा है, गोकुल बैराज। ठीक, और शारदा के बारे में क्या पढ़ के आए? शारदा सबसे बड़ी नहर है और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल को सिंचाई करती है। ये दो फैक्ट शारदा के बारे में पढ़े। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहाँ है? ये भी बेतवा नदी पे है। कैसे याद रखोगे? एक तो माता टीला था बेतवा नदी पे, माता टीला बांध था, और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना भी याद रख लोगे। कैसे कि वो भी अपने बेटा को गोदी में को पीछे खंभा पे, क्या कहते हैं, पीछे कंधा पे बैठा के युद्ध लड़ी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध भी किस पे है? बेतवा नदी पर ही है। और ये सवाल कई बार पूछा गया है, 3-4 बार, तो इसको ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? अच्छा, कौन एक नहीं है? वर्षाजनक, शारदा सहायक, रामगंगा, गंडक परियोजना। इन सब से शारदा से भी जो है सतह पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए नहर, शारदा नहर बड़ी नहर है, रामगंगा नहर भी बड़ी नहर है, काफी बड़े क्षेत्रफल में सिंचाई करती है, और गंडक से निकली नहर भी। वर्षाजनक, वर्षा से तो भौम जल की सिंचाई होगी। अब देखो, ऐसे सवाल तुम्हारी समझ में हो सके कुछ ना आ रहा हो इसमें से, ऐसे सवालों में ऑड वन आउट निकाल दो। 3 नहरों के नाम दिए, एक चचा अलग है, यही आंसर होगा। ऐसे बहुत सवाल आपको मिल जाएंगे पेपर में, 2-4 सवाल मिल जाएंगे। तो ऑड वन आउट छांट लिया करो कि इनमें सबसे अलग कौन सा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? अभी आपको बताइए, टिहरी क्या है? ऊंचा है, ऊपर है, और रूस भी क्या है? सर मैप में बिल्कुल ऊंचा, बोर्ड के बाहर निकल जाएगा सर, ऊंचा सा है। तो रशिया के सहयोग से हमने टिहरी बांध पूरा किया था। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी। उत्तर प्रदेश राज्य में 10-12 सवाल और बचे हैं। छोटी क्लास थी आज, है ना, ये 2-3 चैप्टर हालांकि हो गए इसमें, और छोटी क्लास थी। कल की क्लास, अगली क्लास जो होगी, कोई हफ्ते में 3-4 क्लास मिल जाएंगी आपको। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला, रामगंगा, मेजा या रिहन? तो इनमें से सबसे ऊंचा बांध जो है वो रामगंगा बांध है। तो यूपी का सबसे ऊंचा रामगंगा। तो राम जी की गंगा है तो ऊंची तो होगी भाई, राम जी की गंगा नीची थोड़ी होगी, राम जी की गंगा तो ऊंची होगी। तो रामगंगा बांध ऊंचा है। और भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? टिहरी है। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो परीक्षा बांध भी जो है, परीक्षा भी बेटा ही देगा। परीक्षा भी तो बेटा तुम ही दोगे, हम थोड़ी ना देंगे, पेपर भी तुम दोगे। तो परीक्षा कौन देगा? परीक्षा भी बेटा देगा। माता भी बेटा की है, और रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बेतवा नदी पर है। ऐसे ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। अब आगे उत्तर प्रदेश के पर्यटन के 8-10 सवाल हैं, इनको भी देख के खत्म कर लेते हैं। ये जो मैप है ना, बड़ा अच्छा मैप है। ये मंडल वाइज डिवाइडेड है। टोटल 18 मंडल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये मंडल वाइज मैप है ना, ये अच्छा मैप है। खैर, आप क्वालिटी बढ़ा के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर मिर्जापुर में नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं, शहीद विजय सिंह ये गाजियाबाद में पड़ता है। हाँ, ग्रीन पार्क कानपुर में कई बार पूछा गया है। ग्रीन पार्क कानपुर में स्टेडियम है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट अब गौतम बुद्ध नगर में ही होगा, बिल्कुल ठीक है। ध्यानचंद एस्ट्रोफाक स्टेडियम ये भी लखनऊ में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर गाजियाबाद, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। भारत के पर्यटन का स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पर्यटन का स्वर्ण त्रिकोण अगर भारत का पूछे तो 3 स्थान, दिल्ली, आगरा और जयपुर। ये स्वर्ण त्रिकोण है पर्यटन का, है ना, ये पर्यटन का स्वर्ण त्रिकोण है। तो पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है? आगरा। याद रख लेना, अच्छा सवाल है, ज्यादा पूछा नहीं गया है, रिपीट हो सकता है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलो ये है। ठीक है, दिल्ली, आगरा और जयपुर, ये तीनों। ठीक, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन में बौद्ध सर्किट का हिस्सा नहीं है?
तो बौद्ध सर्किट का हिस्सा है भाई, मैं कहूँ नहीं, ये तो तीनों। आगरा नहीं है, नैमिषारण्य माना जाता है, सीतापुर जनपद में पड़ती है। तमाम इसमें बहुत 5500 जने 6000 तपस्वियों ने एक साथ यज्ञ किया था। मथुरा यमुना नदी किनारे है। सारनाथ इनमें से है ना, सारनाथ इनमें से बुद्ध सर्किट का हिस्सा है। सरल सवाल है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, इसी आर्यभट्ट नक्षत्रशाला को डॉक्टर बी आर अंबेडकर नक्षत्रशाला भी बोलते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर नक्षत्रशाला भी बोलते हैं। लखनऊ में भी एक नक्षत्रशाला है जिसको इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला बोलते हैं। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है आपकी? इंदिरा नक्षत्रशाला क्या होती है, उसमें बेसिकली एक शो होता है, उसमें आपको ऐसे बैठा देंगे और ऊपर पूरा एकदम नक्षत्र वाले पूरे सब दिखाते हैं लेजर लाइट वगैरह से। तो बड़ा अच्छा व्यू होता है। सरकारी है, 20-30 रुपए का टिकट होता है, बड़ा मजा आता है। अगर आपके आसपास है तो आपको जाके देखना चाहिए। ठीक, तो रामपुर में पड़ेगी आर्यभट्ट या बी आर अंबेडकर नक्षत्रशाला। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये भी कई बार पूछी गई हैं मैचिंग में ऐसे वैसे, तो ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला पूछ ले, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला पूछ ले, दोनों कहां हैं? दोनों आपकी रामपुर में है। ऑप्शन नंबर ए। दोनों क्या बेसिकली एक ही है, नाम अलग अलग है। ठीक, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का नामकरण दोबारा से कर दिया गया था। जैसे काकोरी कांड का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था, वैसे ही तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। चंद्रशेखर आजाद के विषय में कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए। चंद्रशेखर आजाद जो स्नैचिंग हुई थी काकोरी वाली, उसमें शामिल थे, लेकिन वो वहां से भाग गए, उनको पकड़ना नहीं जा सका। बाद में आगरा इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुखबिरों द्वारा सूचना देने पर इनको जो है 27 फरवरी सन 1931 है ना, 27 फरवरी 1931 को जो है अंग्रेजों ने, इन्होंने खुद के एक टपाक से गोली मार ली, क्योंकि ये चाहते थे कि मैं जिंदा अंग्रेजों के हाथ ना पकड़ा जाऊं। तो ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? देखो कठिन सवाल है, ऐसे सवालों को आपको समझना है कि कहना क्या चाहते हो, इससे पूछो, दोबारा पढ़ो। ब्रांड उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश को ब्रांड बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन ने किस तरीके की चीजों का यूज किया है? तो ऊपर से नीचे की ओर उपागम, नीचे से ऊपर की ओर उपागम, सांस्कृतिक उपागम या समग्रता उपागम। अब अगर वो ब्रांड बनाना चाह रहे हैं किसी चीज को, तो तुम सारी चीजों की कोशिश करोगे ना, समग्रता से अपनाओगे ना। तो पर्यटन को ब्रांड बनाना चाह रहे हो, ब्रांड उत्तर प्रदेश, तो समग्रता उपागम, कॉमन सेंस का सवाल है। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम, तो मैंने आपको पहले भी याद कराया, 7 चाल घूमेंगे, है ना। तो तोतला वाला के वो साथ नहीं कह रहा, वो कह रहा है 7 चाल घूमेंगे, मतलब साथ घूमेंगे। तो पर्यटन, घूमना मतलब पर्यटन, तो पर्यटन का विकास निगम, पर्यटन विकास निगम 1974। 2-3 बार ये सवाल पूछा गया, इसलिए याद करा रहा हूं। बालक कहलाए छात पर्यटन करेंगे, छात चाल, है ना। तो 7 4 ऐसे याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती। तो इनमें से क्या होगा? कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, ये सारे उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। खैर ठीक है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ में कपिलवस्तु नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1-2 सवाल है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह किस नदी के तट पे है? वही बार बार कौन सा जगह किस नदी के तट पे है, कई बार आपसे ये चीजें पूछी जा चुकी हैं, है ना। तो गोमती, सरयू, यमुना, गंगा। तो गोमती के तट पर मैंने आपको बताया, ये इसका आंसर तो गंगा होगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन फिर भी 3 गोमती के तट पे, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। ठीक, सरयू के तट पे आगरा, अयोध्या, यमुना के तट पे मथुरा, कौशाम्बी, ये सब स्थान है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रहने चाहिए, रिकॉल रहने चाहिए। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा गंतव्य शामिल है? अब देखो बुंदेलखंड आ जाओ, तो बुंदेलखंड में मतलब झांसी, अयोध्या क्या बुंदेलखंड का भाग है? तो ये वैसे ही गलत हो गया। क्या प्रयागराज बुंदेलखंड का भाग है? नहीं, गलत हो गया। चित्रकूट, पंचवटी, कलिंजर, बिठूर, अयोध्या क्या अयोध्या इसका भाग है? नहीं, गलत हो गया। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा, ये सारे जो हैं किसके भाग हैं? बुंदेलखंड के भाग हैं। जब जब बुंदेलखंड आता है तब तब मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये याद रखना, टोटल 7 जिले हैं, पूछा जा सकता है। एमपी से हमारे 11 जिले छूते हैं,
बिहार से भी हमारे 7 जिले छूते हैं। सबसे ज्यादा सीमा उत्तर प्रदेश की एमपी से छूती है, सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश की हिमाचल प्रदेश से छूती है, जिसमें सहारनपुर एकमात्र जनपद है। टोटल 9 जनपद 9 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा रेखा साझा करते हैं। 8+1 ऊपर से शुरू करो। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4 और मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7, बिहार 8 और दिल्ली 9। टोटल 9 राज्य। ठीक है, चलो खैर ये बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। 7 जिले कौन कौन से हैं सर, एक बार दोबारा से एक बार बता दो, मैं भूल गई हूं। एक झांसी मंडल है, दूसरा चित्रकूट मंडल है। झांसी मंडल के 3 जिले, झांसी, जालौन, ललितपुर। चित्रकूट मंडल के 4 जिले, कौन कौन से जिले, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और एक और महोबा। ठीक, ये 5 जिले। तो ऐसे याद रखोगे, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने यूपी स्पेशल की तीसरी क्लास कर ली। अगली कक्षा में हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के वो हैं, एक बड़ा चैप्टर होगा कृषि और पशुपालन का, उसको देखेंगे अगली कक्षा में। हम कृषि पशुपालन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। कृषि में फसल वसल के डेटा पूछते हैं, पशुपालन वगैरह वो सब। ठीक है, तो उसको देख लेंगे। छोटी क्लास रही होगी, संभवतः 40-45 मिनट की। आपने अच्छे से सुना, अच्छे से पढ़ा। भाई कभी भी जब समय मिला करे ना, जब फुर्सत में रहा करो, तब ये क्लास देख लिया करो, आराम से पढ़ने का मन ना किया करे। और 20-25 दिन शेष रह गए परीक्षा के, अच्छे से पढ़ो। इस समय आपको 6 से 7 घंटे, 8 घंटे जितना आप मैक्सिमम दे पा रहे हो पढ़ाई को देना चाहिए। मोक, अगर आपको मोक में नंबर कम आ रहे हैं ना, तो सबसे अच्छा काम है यूपी पीसीएस के पेपर ले आओ, पीवाईक्यू, और आरओ के पीवाईक्यू ले लो, उनको लगाओ। दिन में 2 पेपर लगाओ, एग्जाम के हिसाब से माइंडसेट आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको किसी कोचिंग के या किसी उसमें दिक्कत आ रही है। बाकी डिकोड एग्जाम की जो टेक्स्ट बुक है, वो वाली जो 10 सेट वाली है, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक ही नहीं है, वो एक ऐसी किताब डिजाइन की गई है जिससे आप अपना रिवीजन अच्छे से कर पाएं। उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे डिस्क्रिप्शन हैं, एक सवाल पे बड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ, अच्छे से कर पाओ। वो किताब इसलिए डिजाइन की गई है, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है, रिवीजन सीरीज उसको कहिए, ज्यादा बेहतर है। खैर, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक साझा जरूर कर दीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए, इस समय जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, क्योंकि ये अंतिम समय की पढ़ाई बहुत काम में आती है। मिलता हूं मैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।